भारत ने अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दुनिया की हर शक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खानीपुर में सिटी गैस कनेक्शन, सीएनजी स्टेशन और 13 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और लोकार्पण किया। कहा, घरों में पानी की तर्ज पर रसोई गैस भी पहुंचाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, किसी भी बहकावे में न आए और शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाले न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का कल 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में 75 नई हाउसिंग तकनीक का किया जाएगा प्रदर्शन। केंद्र सरकार आज से भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर 10 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन नियम लागू कर रही है। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को खानीपुर गोरखपुर में सिटी गैस स्टेशन, सीएनजी स्टेशन व 13 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले चरण में रसोई गैस सिलेंडर लोगों तक उपलब्ध कराने का काम किया। रसोई गैस का सिलेंडर स्वच्छ ईंधन का बेहतरीन माध्यम है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पूरे देश को पहले फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रारंभ किया और रसोई गैस का सिलेंडर स्वच्छ ईंधन का बेहतरीन माध्यम है, इसका दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन अब सिलेंडर को लाने ले जाने की समस्या न हो, इस दृष्टि से अच्छा होगा कि अब आपके घर में पानी की तर्ज पर रसोई गैस भी पहुंचे और खानीपुर से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने 101 परिवारों को पीएनजी कनेक्शन, 8 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन, खानीपुर में सिटी गैस स्टेशन, पराग डेयरी में औद्योगिक गैस कनेक्शन और 13 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 5 ग्राहकों को घरेलू और औद्योगिक कनेक्शन का प्रमाण पत्र भी वितरित किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गोरखपुर में पाइपलाइन के जरिए घरों के किचन तक रसोई गैस की आपूर्ति के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। तारामंडल क्षेत्र के तकरीबन 10,000 घरों में पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य है। इसके बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने खानीपुर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब सिलेंडर को लाने ले जाने की समस्या न हो, इस दृष्टि से अब घरों में पानी की तर्ज पर रसोई गैस भी पहुंचाई जाएगी। टोरेंट गैस को जो लक्ष्य दिया गया है कि वह गोरखपुर नगर के अंदर मार्च तक 10,000 परिवारों को ये कनेक्शन उपलब्ध करवा दें। एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्यक्रम चल रहा है। तो एक तरफ तो ये समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, कोई भी मौसम हो, किसी भी स्थिति में हो, आप जितना रसोई गैस खर्च करेंगे उतना ही आप पे बिल आएगा। अब चोरी की समस्या भी समाप्त। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि सिलेंडर से चोरी हो गया है। इसमें तो मीटर में आएगा, आपने कितना खर्च किया उतना ही आपके पास आएगा। और दूसरा, डीजल और पेट्रोल का भी
एक नया विकल्प आ गया है सीएनजी। उससे सस्ता भी है, उससे स्वस्थ ईंधन भी है और बेहतरीन माध्यम भी है। गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर, इन 3 जनपदों के लिए टोरेंट ने वर्तमान में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और प्रदेश के 15 जनपदों में बेहतरीन तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। टोरेंट गैस हमारे यहां पहले से ही आगरा में कार्य कर रहा है। बिजली के क्षेत्र में इन्होंने वहां पर कुछ अच्छा प्रयास किया है। बिजली चोरी कैसे रुकनी चाहिए और उसका एक नया विकल्प इन्होंने इस फील्ड में आकर के आज देना प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए टोरेंट गैस को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और गोरखपुर वासियों को जिन्हें आज यह उपहार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। लखीमपुर में रविवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़के हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू की गई है और राजनीतिक दलों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी की घटना पर दुख जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए व मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मौके पर हो रही जांच तथा कार्रवाई का इंतजार करें। मौके पर शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, कार्मिक एवं कृषि, एडीजी कानून व्यवस्था, आयुक्त लखनऊ तथा आईजी लखनऊ मौजूद है तथा स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए घटना के कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं। घटना में लिप्त जो भी जिम्मेदार होगा सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त तैनाती की गई है। इस घटना को लेकर मुजफ्फरनगर के सिसौली में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इमरजेंसी पंचायत बुलाई है। लखनऊ में 5 अक्टूबर को होने जा रहे अर्बन कॉन्क्लेव की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निरीक्षण किया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी तैयारियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करें। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में स्थापित किए जा रहे उत्तर प्रदेश पवेलियन, स्टॉल व मॉडलों का अवलोकन किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस सम्मेलन में देश भर के नगर विकास मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 75 नई हाउसिंग तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। इस आयोजन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 1537 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही लगभग 1256 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत मिशन योजना के अंतर्गत लगभग 502 करोड़ की 17 पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और 1441 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खादी और हस्तशिल्प उत्पादों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है और त्योहारी मौसम में आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को सुदृढ़ करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि लद्दाख के लेह में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है, जो महात्मा गांधी को अनूठी श्रद्धांजलि है। महात्मा गांधी का खादी से लगाव जग जाहिर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी खादी को वही सम्मान दे रही है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान था और खादी और हथकरघे का उत्पादन मांग के अनुरूप कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा है। भारत में आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए आज से नए यात्रा नियम लागू हो गए हैं। नए नियमों के मुताबिक ब्रिटिश नागरिकों को भारत आगमन पर 10 दिन के क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन के नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले तक RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, चाहे उन्होंने टीकाकरण करवाया हो या नहीं। भारत आगमन पर ब्रिटिश नागरिकों को RT-PCR जांच करानी होगी। वहीं भारत आने के 8वें दिन फिर से RT-PCR जांच करानी होगी। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश। मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं। मानवता का काम करने में भारत पीछे नहीं रहा। हर इंटरनेशनल फोरम में आज भारत एजेंडा सेट करता है। भारत आज एक ट्रेंड सेटर बन रहा है, एजेंडा सेट कर रहा है। भारत अपनी अहमियत, भारत अपना प्रोफाइल दुनिया में एक नए विश्वास के साथ पैदा करता है।
प्रयागराज एवं आसपास के जिलों में कृषि एवं अन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार शाम को अफसरों एवं उद्यमियों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्थानीय उत्पादों के निर्यात में आने वाली अड़चनों के बारे में उद्यमियों ने विस्तार से चर्चा की और कई सुझाव दिए। बैठक में अनुप्रिया पटेल ने बताया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय एवं राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रयागराज के लिए एक जनपद स्तरीय निर्यात योजना बनाई जा रही है। प्रयागराज से तकरीबन 140 करोड़ रुपए सालाना का निर्यात है। इसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं तथा खाद्य उत्पाद शामिल हैं। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। एपिडा इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और खासकर कि इस वर्ष के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक्सपोर्ट का, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का $400 बिलियन का टारगेट दिया है और इस $400 बिलियन के टारगेट को पूरे करने की दिशा में हम जब बढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का भी योगदान हो रहा है। जनपद प्रयागराज में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, खासतौर से हमारे यहाँ राइस जो है, पिकल्स है या मूंज है, इसको एक्सपोर्ट के दिशा में कैसे आगे ले जाया जाए, इस संबंध में भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के साथ मिल करके भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है, उसके साथ मिल करके इस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निरंतर उद्यमियों को प्रेरित कर रहे हैं कि उनके सामान एक्सपोर्ट के लायक हों और उन्हें सरकार द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, इनके द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं इन्हें प्राप्त हों। पूरे प्रयागराज का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसके लिए जिला निर्यात प्लान तैयार कर रहे हैं। उसमें टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसमें भारत सरकार की जो टूरिज़्म पॉलिसी है, राज्य सरकार की जो टूरिज़्म पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश जो है नंबर 3 पे है जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, नंबर 1 पे है जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है। आप समझ रहे हैं? तो हम उन संरचनाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं और उसमें प्रयागराज का क्या योगदान हो सकता है, उसके संबंध में एक डिटेल्ड प्लान तो मतलब जिला प्रशासन को सौंपा जा चुका है, राज्य सरकार को, लेकिन उस पर और संरचना करके फिर उसका कैसे और उसमें और ग्रोथ हो सकता है, उसमें और कैसे विकास हो सकता है, प्लान को कैसे अपडेट किया जा सकता है, उस दिशा में हम उस पर कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण भूमिका पर जोर दिया तो स्वच्छता के कई आयामों को भी सामने रखा। इसके अलावा उन्होंने कई विकास कार्यों की समीक्षा भी की। 2 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने टौणी देवी में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया और राष्ट्र निर्माण व देश को स्वच्छ बनाने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने प्लास्टिक के कूड़े का सही तरीके से निस्तारण पर जोर दिया। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा इकट्ठा करने का एक संकल्प लिया है। हम प्रयास करेंगे कि इस 1 महीने में देश के कोने कोने से, हर गांव से 75 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा करें। कुछ विपक्षी दलों ने राजनीति भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चला रही है, तो मैं कहना चाहता हूं, आप तय कर लीजिए, आप गंदगी फैलाने वाले हो या गंदगी मुक्त भारत बनाने वाले हो। केंद्रीय मंत्री ने हालांकि सभी युवाओं से पानी की खाली बोतलों को साथ ले जाने और उन्हें कूड़ेदान में डालने की अपील की, लेकिन सम्मेलन कक्ष में काफी तादाद में पानी की खाली बोतलें देखकर खुद अनुराग ठाकुर सफाई में जुट गए। उनको देखकर आयोजक और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी उनके साथ हो गए और पूरे सम्मेलन कक्ष से बोतलें एकत्र कर बैग में डाली गई। उन्होंने अपील की कि युवा कचरे के निपटान के प्रति जागरूक हो तथा सफाई की आदत को अपनाएं। अधिकतर देखा जाता है कि प्लास्टिक की बोतल हो, चिप्स के पैकेट हो, टॉफियों के रैपर्स हो या कुछ और हो, जहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया उसको सड़क पर फेंक दिया जाता है, मिट्टी पर फेंक दिया जाता है और गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, लेकिन वो मिट्टी को भी खराब करता है, पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है, पानी की जो वाटर बॉडीज हैं उनको भी प्रदूषित करने का काम उनकी तरफ से होता है। तो मेरा निवेदन ये था कि जितना कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो वो अच्छा है। अगर आप उपयोग करते भी हैं तो उसको एक जगह पर कूड़ेदान पर रखें ताकि प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल अलग से हो सके। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने धर्मशाला जाते समय हमीरपुर के
जोल सप्पड़ में निर्माणाधीन डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को कार्य की प्रगति व गुणवत्ता पर विशेष निर्देश जारी किए। साथ ही निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी बात की। हमीरपुर जिला के प्रवास के अंतिम दिन ग्राम पंचायत पंजोत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पंजोत धरियाड़ा सड़क पर लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए और डूंगी कंजियाड़ सड़क पर 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड की गई 2 सड़कों का लोकार्पण किया। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर में ग्रामीण स्तर पर छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने व आगे लाने के लिए जल्द योजना बनाई जा रही है ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने को मौका मिल सके। हिमाचल के दौरे के अंतिम दिन नादौन के मानपुल से भरमोटी, चमारड़ा से रक्तिया व पान्याली से समजाल के उन्नयन कार्य का उद्घाटन कर जन समस्याओं की सुनवाई की। कोरोना संक्रमण के आंकड़े बताते हैं कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो और कम होने चाहिए। त्योहारों का सीजन शुरू होने को है, ऐसे में कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। देश में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट का दौर जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 25,930 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.87% हो गया है। वहीं कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी दिन ब दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीकों की खुराक लगाई गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 89 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई। वहीं अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 5 करोड़ 38 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। वहीं अब बच्चों के कोविड टीकाकरण को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में स्कूल भी खुल रहे हैं। Once the adults are immunized, we have about 44 crore children below 18 years, and we are prepared. The platforms and the processes are in place, and some additional requirements of giving immunization to children, that also will be done. So we are ready to immunize all the children in the same speed as we have done it for adults. Immediately we have one vaccine, Zycov-D, which is a DNA vaccine, so that we immediately immunize them, and the rest of the children can be, those who are healthy, can be immunized subsequently. राजधानी दिल्ली में अभी लगातार संक्रमण के आंकड़े नीचे बने हुए हैं। इस बीच दिल्ली में धार्मिक स्थलों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए भक्तों को दर्शन कराएं। संक्रमण के कम आंकड़ों के बाद भी विशेषज्ञों का कहना यही है कि अभी भी सावधानी की जरूरत है। चिंता का एक बड़ा कारण है आने वाले त्योहारों का सीजन, जो कमजोर पड़ रही महामारी को रफ्तार दे सकता है, जिससे तीसरी लहर भी आ सकती है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अगले 6 से 8 हफ्ते बहुत ही अहम हैं। अगर तब तक पहले जैसे ही एहतियात नहीं बरते गए और लापरवाही हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कुछ दिनों पहले जानकारी दी कि 3 महीने से साप्ताहिक संक्रमण की दर में कमी देखी जा रही है। ये 3% से कम दर्ज की जा रही है, लेकिन संक्रमण दर और भी कम होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर लोग सावधानी बरतें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि देश में 48 जिले ऐसे हैं जहाँ संक्रमण की दर 5 से 10% बनी हुई है। तो कुल मिलाकर सच यही है कि कोरोना का संक्रमण भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जारी है। जहां ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा 50 लाख पार कर गया है। अमेरिका में कोरोना से मौतें 7 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं, जबकि ब्राजील में ये 6 लाख तक पहुंच गई हैं। वहीं मौतों के मामले में भारत अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको के बाद चौथे पायदान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 7 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 159 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.7% है। मुख्यमंत्री ने कोविड वैक्सीनेशन कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए लोगों का समय से टीकाकरण किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में गत दिवस तक 10,91,52,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फिरोजाबाद में किसान महापंचायत में केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई और इस सरकार को किसानों की सरकार बताया। दिनेश शर्मा ने कहा कि खुशहाल किसान राज्य की प्रगति और समृद्धि का आधार है। जिले के टूंडला के ग्राम इमिलिया अमरगढ़ में उप मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों के खातों में करीब 32,572 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि दी गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार ने किसान को खेती के लिए जरूरी खाद, बीज, यूरिया आदि किसी की भी कमी नहीं होने दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अब तक 2,613 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। किसानों की आमदनी को दुगना करने का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, उसकी तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़े। आज जो 2.5 करोड़ किसानों के खातों में हमारी लगभग 32,572 करोड़ की जो सम्मान राशि है वो स्थानांतरित हुई है। 1,43,00,000 से भी ज़्यादा, 1,43,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो गन्ना किसानों का भुगतान है वो सुनिश्चित हुआ है। और साथ में हमारा जो किसानों के बिजली के बकाया का ब्याज है उसकी माफ़ी की भी कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है। पिछली सरकारों में प्रचलन था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो कम दामों पर गन्ना की चीनी मिलों को बेचने का काम किया गया था। पिछली सरकार थी उसमें 11 से ज़्यादा चीनी मिलें बंद हो गई थी। वर्तमान सरकार ने न केवल बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाया बल्कि कई चीनी मिलों का मरम्मत करके उनका उत्पादन को बेहतर करने का काम किया गया। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश। एक कालखंड था जब भारत तटस्थ था, हम तटस्थ थे, लेकिन हमारे तटस्थ की पैरामीटर क्या था? हम तटस्थ थे किस रूप में? हमारी इस देश से भी इतनी दूरी है, उस देश से भी इतनी दूरी है, यानी मानदंड था हम किससे कितने दूर हैं। बदलाव कैसे आया है? आज भी हम तटस्थ हैं, आज भी भारत तटस्थ है, लेकिन दूरी के आधार पर नहीं, दोस्ती के आधार पर। श्रम ब्यूरो के 101वें स्थापना दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एरिया फ्रेम प्रतिष्ठान सर्वेक्षण के फील्ड कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो में सोशल मीडिया विभाग बनाने की जरूरत पर बल दिया। ब्यूरो में एक विभाग एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जो सोशल मीडिया का विभाग हो। आजकल जो सारी चीजें हैं इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, तो हमारे डाटा का सोशल मीडिया पे पूरा विषय जाना चाहिए। अभी भी जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना डाटा जो किया है, और अब तो आपका हर 3 महीने में डाटा आएगा। अगर 3 महीने में आपका डाटा आएगा तो क्रेडिबल डाटा अगर होगा तो पॉलिसी मेकर्स के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा।
श्रम एवं रोजगार मंत्री ने नीति निर्माण में डेटा का महत्व बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उदय और विकास करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गांधी जी कहा करते थे कि जब भी हम कोई पॉलिसी का निर्माण करें तो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको ध्यान में रख करके विस्तार करें। आप जो डाटा ला रहे हो ये केवल एक सरकारी डाटा नहीं है, जो अंतिम छोर पे जो श्रमिक खड़ा हुआ है। हम लोगों ने जो ई श्रम का जब नारा दिया था कि जिनकी मेहनत देश का आधार, उनका सपना हुआ साकार, तो उनके लिए हम पॉलिसी सही बना सके। ये सरकार अंत्योदय के दर्शन पे चलती है। अब सरकार जिस फिलॉसफी को लेकर के चलती है वो फिलॉसफी का नाम ही अंत्योदय का दर्शन है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो विजन ही गरीब कल्याण का विजन है। वो गरीब कल्याण के विजन पे और अंत्योदय मतलब अंतिम स्तर पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए सही पॉलिसी का निर्माण हो, उसके लिए डाटा बहुत, उसकी प्योरिटी का होना, उसकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हो रहे आजादी के अमृत महोत्सव और नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। नीति आयोग ने विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 5 वर्ष पूर्व की थी। इसके अंतर्गत कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली और अनूठे व्यावसायिक समाधानों से चुनौतियों का समाधान करने वाली महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जनपद गाजियाबाद में जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव का हिंदी भवन लोहिया नगर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम का रूप अनुकरणीय है और राम राज की प्रमुखता यही थी कि वहां पर हमेशा प्रजा सर्वोपरि होती थी। यदि प्रजा सुखी है तो वही असली राम राज की स्थापना मानी जाती है। एक राजा को प्रजा ही चुनकर लाती है तो फिर वह राजा गलत कैसे हो सकता है। वो हमेशा प्रजा के हित को लेकर ही कार्य करता है। इस मौके पर विभिन्न स्थानों से आए वक्ताओं ने भी राजा राम के चरित्र का वर्णन किया और उनके रामराज को व्याख्यायित किया। वक्ताओं द्वारा किए गए रामचरित के वर्णन को उपस्थित लोगों ने बड़ी तन्मयता से सुना। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम राज्य का मतलब यह है कि जहाँ पर न्याय हो, जहाँ पे प्रेम हो, जहाँ पर संवेदनशीलता हो, जहाँ पर दुखों का कारण कम से कम राज्य से संबंधित ना हो, दुखों का कारण राज्य से संबंधित ना हो, तो उसका प्रचार करने के लिए ये कॉन्क्लेव की व्यवस्था की गई है। ये कोई केवल धार्मिक विषय के लिए नहीं है कि बस अब ये कोई हिंदुओं के राजा राम कोई भगवान के क्या मतलब नहीं है। मतलब ये था कि राज्य कैसा हो, इस बात की तुलना जो एक आधार माना जाता है, इसको एक जो मापदंड माना जाता है तो राम राज्य को माना जाता है। तो उसी के विश्लेषण करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक विद्वानों की टोली इस समय हर जिले में जाकर के इस बात पर जनता के बीच में अपनी बात रख रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेला गया पिंक बॉल टेस्ट ड्रॉ हो गया है। मैच में शतकीय पारी खेलने वाली भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टेस्ट के चौथे और अंतिम दिन भारत ने जीत के लिए 272 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मैच खत्म होने से पहले दूसरी पारी में 2 विकेट पर 36 रन बनाए। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी को 3 विकेट पर 135 रन बनाकर घोषित कर दी थी। स्मृति मंधाना ने 31 और शिफाली वर्मा ने 52 रनों की पारी खेली। वहीं अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 241 रन बनाकर घोषित की थी और इस तरह पहली पारी के आधार पर भारत को 136 रनों की बढ़त मिली। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खानीपुर में सिटी गैस कनेक्शन, सीएनजी स्टेशन और 13 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और लोकार्पण किया। कहा, घरों में पानी की तर्ज पर रसोई गैस भी पहुंचाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, किसी भी बहकावे में न आए और शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाले न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का कल 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में 75 नई हाउसिंग तकनीक का किया जाएगा प्रदर्शन। केंद्र सरकार आज से भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर 10 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन नियम लागू कर रही है। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा।
समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।